हाँ जी, सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम वेलकम टू द चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? और सुनाओ कैसे हो? गुड आफ्टरनून टू एमी, तेजू, चार्टर्ड गर्ल, दीपांशी, सुरभि, प्रियांशु, सायरी, संबित, कुंदन, पाखी, नमीरा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून जी। चलो, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ अपन लोग स्टार्ट करते हैं द टॉपिक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, ठीक है सर। आज हमको क्वेश्चन आंसर करने हैं किसके? ओहो, चैप्टर 5 है भाई, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं एंड आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू पीपल मस्ट हैव रिवाइज्ड इट। ठीक है, आप ऑलरेडी रिवाइज करके आए हो। अगर आपने अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो पहले जाकर चैप्टर को रिवाइज करो और उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, कुंदन कह रहे हैं लेट्स बिगिन हाथ का दर्द। ये हाथ का दर्द ही एक दिन हाथ में वो डिग्री उठवाएगा, मैं बता रहा हूं। ये हाथ का दर्द ही उस दिन वो डिग्री उठवाएगा ना, जब ऐसे करके डिग्री उठाओगे और फोटो खिंचवाओगे, तब पूछूंगा मैं। ठीक है, चलो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और एक दो बातें मेरे को डिस्कस करनी थी। पहली ये कि एमसीक्यू की, केस सिनेरियो की मैराथन मैंने बोली थी, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है आज मोस्ट प्रोबेबली आज ही शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो वीडियो इज ऑन द वे और वो आपको होके मिलने वाली है। ठीक है, और बहुत जल्दी वो मैराथन जो है वो रखने वाले हैं अपन। तो जल्दी जल्दी अपन एमसीक्यू की मैराथन जो है वो करने वाले हैं। उसके लिए सारे केस सिनेरियो एमसीक्यूज जो हैं वो आपको करवाए जाएंगे और लाइव होगी वो क्लास। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव होगी और क्या बोलते हैं, मस्त उसमें सारे एमसीक्यू जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और एक काम करना, बस तुमको एक काम करना है क्या, कि उस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर देना सबके साथ। ठीक है, सारे ग्रुप्स में सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। एनी वन कैन अटेंड द क्लास, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव होगी तो कोई भी अटेंड कर सकता है। एंड वन शॉट 35 सारे केस सिनेरियोस हम एक साथ निपटा लेंगे। ठीक है, एंड दैट टू लाइव। और एक एक साथ साथ में जो जो प्रोविजन जहां जहां आते जाएंगे बताता जाऊंगा। तो मस्त एक दिन रख के एक ही सेशन के अंदर सारे उसको कवर करेंगे। बट एक कंडीशन रहेगी कि तुम लोगों को लाइव करनी होगी मेरे साथ। ठीक है, चलो। लाओ जी, ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म डिपॉजिट under the provisions of the Companies Act 2013 and comment quoting relevant provision whether the following amount received by a company will be considered as deposit or not। ठीक है, आपको बता देना है कि सर ये जो नीचे लिखे गए अमाउंट है ये डिपॉजिट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आंसर लिखवाता हूं, मेरी बात सुनना। एक दो चीजें, बस एक दो चीजें ध्यान रखना। क्या कि सर अब जो ये क्वेश्चन आंसर वाले राइटिंग वाले सेशन है ना, ये थोड़े रेगुलर हो जाएंगे। रेगुलर मतलब ये थोड़ा अभी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसके बाद नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक सर्टेन चैप्टर्स फ्रॉम अदर लॉज। तो पहले वो सब भी उठाएंगे और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी कराना है, मेरे को पता है। और सारे चैप्टर का होगा, टेंशन ना लेना कि ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का नहीं होगा या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का नहीं होगा। तो सारे चैप्टर के करवा दूंगा, बट वो एक ऑर्डर जो है उस ऑर्डर में अपन चलेंगे। और आज या कल मोस्ट प्रोबेबली मैं सारी क्लासेस जो है चैनल पे शेड्यूल कर दूंगा, यानी कि आपको शेड्यूल्ड क्लासेस ऑलरेडी दिख जाएंगी पहले कि किस दिन कौन सी क्लास है। तो यू कैन मेक द शेड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, ठीक है सर। चलो, तो फटाफट से आंसर लिखना शुरू करते हैं। पर आंसर लिखने से पहले एक काम तो कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, धड़ाधड़ शेयर मार दो बस। सर ये बोल रहा है कि बताओ क्वेश्चन 1 आई एम स्टार्टिंग। ये बोलता है बताओ जो अमाउंट नीचे हमने आपको लिख के दिए हैं, बताओ ये डिपॉजिट होंगे या नहीं होंगे। यू हैव टू टेल वेदर दिस अमाउंट इज कंसीडर्ड एज अ डिपॉजिट और नॉट। ठीक है जी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सुनना मेरी बात। 5 लाख रुपीज रेज्ड बाय ऋषि कन्फेक्शनरीज लिमिटेड थ्रू द इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करके पैसा उठाती है, अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करके पैसा उठाती है, ओके कुंदन, अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करके पैसा उठाती है और वो डिबेंचर चार्ज कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, ठीक है, एंड वो लिस्टेड है, तो बताओ वो डिपॉजिट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? हम बोलेंगे नहीं माना जाएगा, बिकॉज एज पर क्लॉज 9A, एज पर क्लॉज 9A वो हम उसको क्या नहीं मानेंगे? डिपॉजिट नहीं मानेंगे। बट कंडीशंस क्या है? तीनों चीजें पूरी होनी चाहिए। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होना चाहिए, नॉन कन्वर्टिबल, साथ में वो चार्ज कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, और तीसरी चीज की वो जो है लिस्टेड होना चाहिए, तो हम उसको डिपॉजिट नहीं मानते हैं। सेकेंड चीज,
2 लाख रुपीज रिसीव्ड बाय राजा यार्न्स लिमिटेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय। अगर आपको एम्प्लॉय से कोई पैसा मिल रहा है, बट एम्प्लॉय से जो पैसा मिल रहा है वो उसकी एनुअल सैलरी के बराबर मिलना चाहिए और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, तब वो डिपॉजिट नहीं माना जाता। मैंने क्या बोला, अगर आपको एम्प्लॉय से कोई पैसा मिल भी रहा है ना एज अ डिपॉजिट, तो वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए और उसकी एनुअल सैलरी के बराबर होना चाहिए या उससे कम, ज्यादा नहीं, या उससे ज्यादा नहीं। तो 2 लाख रुपए का जो आपको अमाउंट मिला वो उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, इसको डिपॉजिट माना जाएगा। 3 लाख रुपीज रिसीव्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम वन ऑफ इट्स रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। हाँ ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से भी अगर पैसे लेती है तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानते, बट कंडीशन ये होती है कि आपको डिक्लेरेशन फर्निश करनी पड़ती है किस चीज की, कि वो जो बंदा पैसा दे रहा है ना, उसने वो पैसे कहां से दिए हैं, उसने वो पैसे, ये चीज डिक्लेयर करेगा कि मैं जो पैसे दे रहा हूं वो मैं आउट ऑफ बोरोड फंड्स या आउट ऑफ बोरोविंग्स या आउट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम अदर, उससे नहीं दे रहा। अब इसने क्या करा, इस रिलेटिव ने जो पैसे दिए हैं, इसने डिक्लेरेशन दी कि इसको ये जो पैसे मिले थे इसको इसकी मदर से मिले थे एज अ गिफ्ट, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। अगर आपको गिफ्ट की फॉर्म में पैसे मिले और आपने वो आगे दे दिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर हम इस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं आंसर बोलता हूं तो आंसर वाइज ये बोलूंगा ये डिपॉजिट नहीं है, दिस इज नॉट अ डिपॉजिट। ठीक है, यस दिस इज अ डिपॉजिट क्योंकि ये अमाउंट एनुअल सैलरी से ज्यादा है, एंड दिस इज नॉट अ डिपॉजिट। चलो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो जी। और यहां पर ना अगर आपको क्लॉज नंबर याद रहे तो अच्छी बात, अगर क्लॉज नंबर ना याद रहे तो रूल नंबर तो प्लीज याद करके जाना, क्योंकि तुमको वो सारे क्लॉज वाइज याद नहीं होंगे। इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है कि ये वाली चीज को डिपॉजिट नहीं मानेंगे, ये वाली चीज को डिपॉजिट नहीं मानेंगे, ये वाली चीज को डिपॉजिट नहीं मानेंगे, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, देयर आर 18-19 पॉइंट्स इन दैट लिस्ट। अब वो सारे पॉइंट आपको बाय पॉइंट नंबर याद नहीं रहेंगे, बट मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट रूल नंबर प्लीज यहां पे याद कर लेना। रूल नंबर 2 सब रूल 1 क्लॉज सी 2 1 सी उतना तो प्लीज याद कर लेना, क्योंकि वो तो लिख के आओगे ना, ऐसे फिर क्या लिख के आओगे, अकॉर्डिंग टू कहां से बोल रहे हो कि ये क्या बोलते हैं डिपॉजिट है या नहीं है। लिखो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31, एज पर सेक्शन 2 clause 31, as per section 2 clause 31, deposit includes any receipt of money, deposits include any receipt of money, deposit includes any receipt of money by way of deposit, by way of deposit or loan, और लोन। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में डले हुए हैं। बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन, बट या और इन एनी अदर फॉर्म, बट डज नॉट इंक्लूड, और इन एनी अदर फॉर्म बट डज नॉट इंक्लूड, बट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड। सर क्या इंक्लूड नहीं होगा, लिखो बट डज नॉट इंक्लूड such categories of amount, such categories of amount as prescribed by CG in consultation with RBI। CG प्रिस्क्राइब करेगा RBI से कंसल्ट करके, as prescribed by CG in consultation with RBI अंडर रूल 2(1)(c। ये मैं बोल रहा हूं प्लीज इसको तो याद करना ही पड़ेगा तुमको। अब तुम क्लॉज नंबर भी याद नहीं करोगे और तुम बोलो मैं रूल नंबर भी याद नहीं कर रहा, तो ये तो पंगा हो जाएगा, ये तो फिर पंगा हो जाएगा। तो आपको ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी ऋषि, ऋषि यार तेरा पेपर चेक करा मैंने, तेरा टेस्ट चेक करा, यू आर वेरी मच केपेबल, बट तूने कुछ आंसर में तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, कुछ आंसर में बिल्कुल बेकार लिखा हुआ है। मतलब क्या मतलब आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि क्या बेस्ट टेस्ट लिखा जा सकता था। और मैंने बोला ना टेलीग्राम में मैं वो शेयर करूंगा, 23 मार्क्स वाले टेस्ट हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं मतलब इंटेंशनली आई हैव गिवन दैट 4.5, मतलब कुछ और उसमें बेटर लिखोगे तो दैट कुड बी 5 ऑल्सो। और कुछ क्वेश्चंस में मैंने पूरे पूरे 5 भी दिए हुए हैं। मतलब आई हैव सीन द प्रेजेंटेशन, वाओ प्रेजेंटेशन भाई, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन और एग्जैक्टली मतलब एग्जामिनर का दिल करेगा पूरे 5 नंबर दे दो भाई इसको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी है। ठीक है, रूल 2 सब रूल 1(c). अब लिखो इन अकॉर्डेंस टू दीज रूल, इन अकॉर्डेंस टू रूल 2(1)(c, following is the answer, following is the answers to गिवन सिचुएशन। मेरे को नाम से याद नहीं है, ये ऋषि ने अलग से भेजा था तो मेरे को थोड़ा याद है, इसने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, तो मुझे नाम से याद है। यश, आई थिंक आई हैव चेक्ड, यस चेक तो सभी के हो गए हैं ऑब्वियस सी बात है,
बट मेरे को नाम से ऐसे याद नहीं है एग्जैक्ट यश, क्योंकि लास्ट इसका चेक हुआ था तो आई हैव टोल्ड। बट वो जो अभी तुमको टेस्ट चेक करके मिलेंगे ना, उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ जूम कंडक्ट करूंगा, ताकि तुम लोगों को भी कुछ पूछना रहे कि अपने किसी टेस्ट से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो जूम सेशन रखेंगे रिगार्डिंग योर टेस्ट एनालिसिस ऑल्सो, और तुम्हारी वो जो स्ट्रैटेजी वगैरह जो मैंने बोला था टेलीग्राम में कि अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग इज द आंसर्स टू द गिवन सिचुएशंस। अब आपको आंसर लिखना है ऊपर वाले केसेस के। बताओ पहला वाला डिपॉजिट होगा, जल्दी बोलो चैट पे, फटाफट बोलो चैट पे, क्या पहला वाला डिपॉजिट होगा? फर्स्ट वाले को डिपॉजिट माना जाएगा? आंसर इज नो सर, फर्स्ट वाले को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो है वो एकदम क्वालिफाई करता है उस कंडीशन को। फर्स्ट वाला लिखो, ₹5 लाख रेज्ड बाय, क्या नाम था उसका, ऋषि कन्फेक्शनरी, ऋषि कन्फेक्शनरी लिमिटेड, बाय द वे ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज। कॉन्स्टिट्यूटिंग नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, नॉट क्रिएटिंग अ चार्ज, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज, एंड लिस्टेड ऑन recognized stock exchange as per SEBI regulation, as per SEBI regulation is not to be considered, इसको अंडरलाइन करना, is not to be considered, इसको हम डिपॉजिट कंसीडर नहीं करेंगे, is not to be considered as deposit, इसको सर हम डिपॉजिट कंसीडर नहीं करेंगे एज पर क्लॉज 9A। अब वैसे तो अगर मैं बोल रहा हूं आपको ये याद रहे तो लिखना, ना याद रहे तो ना लिखना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा देयर आर सर्टेन क्लॉजेस, उनको याद कर लेना। मैंने अपनी बुक में तो क्या किया हुआ है, मैंने अपनी बुक में इस क्लॉज 9A को मैंने 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरी बुक में देखोगे तो आपको 9 की जगह, 9A की जगह मतलब 10 दिखेगा, ठीक है। लेट मी शो यू, तो आपको वहां पे 10 दिखेगा। बट मैं बोल रहा हूं आपको कुछ क्लॉज तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपको ये क्लॉज नंबर याद कर लो, मतलब जिन क्लॉजेस पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं ना, इनके तो क्लॉज ही याद कर लो, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, इस पे पूछते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, 7th वाले पे पूछते हैं, 8th वाले पे बहुत पूछते हैं, 9th वाले पे पूछते हैं, ये जो 11th वाला है एम्प्लॉय वाला, इसी का भी एक पार्ट आया हुआ है, इस पे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 13th वाले पे बहुत पूछते हैं, फिर उसके बाद 14 पे पूछते हैं, 18 पे पूछते हैं। तो ये 5-7 क्लॉज तो मेरे को लगता है कि ये तो याद कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर लिख दोगे ना तो बहुत इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि इन पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। और आप देखोगे ना बार बार अगर वो पूछ रहे हैं कि बताओ ये अमाउंट डिपॉजिट है या नहीं है, तो मैंने जो भी क्लॉजेस बोले इन्हीं क्लॉजेस में से ही वो कोई ना कोई दोबारा दोबारा पूछता है। सर आपकी बुक में 19 इसलिए दिख रही है क्योंकि 19 यहां पर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो 10 वाला क्लॉज है असल में ये 9A है, दिस इज 9A, तो आई हैव कोटेड इट 10, तो फिर वो आगे 19 तक चला गया। रियलिटी में तुम देखोगे तो उधर तुमको 18 कैटेगरीज दिखेंगी, ठीक है। ठीक है सर, तो फर्स्ट वाला हो गया ये। सेकंड बताओ, सेकंड डिपॉजिट मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे। क्यों मानेंगे सर? इसलिए मानेंगे क्योंकि उस वाले केस में एम्प्लॉय की सैलरी एनुअल सैलरी से ज्यादा हो गई है। लिखो, ₹2 लाख रिसीव्ड बाय राजायान, रिसीव्ड बाय राजायान फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम क्या है? फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम क्या है? मिस्टर तरुण, फ्रॉम एम्प्लॉय मिस्टर तरुण, फ्रॉम एम्प्लॉय मिस्टर तरुण हु ड्रॉ एनुअल सैलरी ऑफ ₹1.5 लाख एज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। मेरी बात सुनो, वो तुमको एग्जाम में पता कैसे फंसा सकता है? वो बोलेगा कि हमने पैसे लिए हैं 1.5 लाख। वो क्या बोलेगा? ये एनुअल सैलरी इसकी 1.5 लाख है ना, हमने पैसे भी 1.5 लाख लिए हैं, बट हमने इंटरेस्ट बियरिंग ले लिए। तो यहां भी फंस सकते हो। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होने चाहिए, कंपनी इसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, इज कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, इज कंसीडर्ड, अब इसको अंडरलाइन करना जहां लिख रहे होगी, इज कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, इज कंसीडर्ड एज डिपॉजिट एज पर क्लॉज, clause 10 because the amount received is in excess of, the amount received
इज इन एक्सेस ऑफ हिज एनुअल सैलरी। सर ये अमाउंट को हमने डिपॉजिट क्यों माना, क्योंकि ये अमाउंट उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि डायरेक्टर के रिलेटिव से, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव से भी रिसीव करेगी ना, तो डिपॉजिट नहीं होता, बशर्ते कंडीशन ये होती कि आप ये एक डिक्लेरेशन फाइल कर दो कि आपने बोरोड फंड से पैसे नहीं दिए। ठीक है, थर्ड लिखेंगे ₹3,00,000 रिसीव्ड बाय प्राइवेट कंपनी फ्रॉम relative of a director, from relative of a director, from relative of a director is, ये पहले लिखो, पहले यहां पे लिख दिया कि 3 लाख रुपए आए हैं। ठीक है, आगे लिखो क्या, द रिलेटिव furnished the declaration that the amount is received from gift from his mother as gift, फ्रॉम हिज मदर एज गिफ्ट। तो आप ये बोलोगे कि 3 लाख रुपए की उसने डिक्लेरेशन भी दी है कि उसको गिफ्ट में मिले हैं। ठीक है सर, तो आगे लिखना, सो एज पर क्लॉज 8 इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। सर हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे आप उसको डिपॉजिट? हम उसको डिपॉजिट इसलिए नहीं मानेंगे बिकॉज एज एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय प्राइवेट कंपनी फ्रॉम relative of a director, from relative of a director is not to be considered as deposit, is not to be considered as deposit। इसको हम डिपॉजिट कंसीडर तब नहीं करते हैं, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट इफ द relative furnishes a declaration, if that relative furnishes a declaration that amount so paid is not out of funds borrowed or accepting loan or deposit from others। क्लियर है जी? ये था इसी सा। आगे एक लाइन और लिखनी है कि इसको बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना होता है, तो वो भी लिख दो। एडिशनली it is required to disclose the details of money received, so accepted in the board report। आपने जो पैसा एक्सेप्ट किया आप वो बोर्ड रिपोर्ट में भी उसका डिटेल्स जो है वो डालोगे। ठीक है, अब मैं तुमको बताऊं ये जो पॉइंट है ना, ये पर्टिकुलर प्रोविजन ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इस बार जो आरटीपी का क्वेश्चन आया ना, आरटीपी मई 25 की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी रीसेंट आरटीपी आई है मई 25, उसमें भी इन्होंने इसी पॉइंट पे ही क्वेश्चन पूछा है। सेम इसी पॉइंट पे ही क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पहले भी कितनी बार आ चुका है।
ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, एग्जाम में आ चुका है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, और सिर्फ ये वाला पार्ट तो बहुत ही बार आ चुका है, ये एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट, एक तो एम्प्लॉय वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बहुत बार फ्रीक्वेंटली बार बार पूछते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि ये दोबारा इसी बार एग्जाम में टपक जाए, तो ये वाले पॉइंट कुछ ऐसे हैं जिनके क्लॉजेस भी याद कर लेना। ठीक है, डन 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 सर, क्लियर है, इजी था, कुछ मुश्किल तो नहीं है। चलो आगे आओ। हाँ इजीएस्ट है, इसीलिए तो आज जनसंख्या कम है ना, आज वालों को लग रहा है बाद में रिकॉर्डिंग में ही देखेंगे, मैं तो सोच रहा हूं प्राइवेट ही कर दूं क्लास इसके बाद। आर एस लिमिटेड, आर एस लिमिटेड, आर एस लिमिटेड रिसीव्ड द शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹50 लाख। आराम से समझना, आर एस लिमिटेड जो है उसको शेयर एप्लीकेशन मनी मिली कितने लाख की? 50 लाख की। ठीक है सर, 1/6/2019 को, यानी कि 1 जून 2019 को मिली, बट फेल टू अलॉट द शेयर्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। बट हमने उतने टाइम के अंदर शेयर अलॉट नहीं किए, 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करनी थी। ठीक है, द शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 लाख रिसीव फ्रॉम मिस्टर खन्ना। अब ध्यान से सुनना, कोई एक मिस्टर खन्ना है, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे और वो कंपनी के कस्टमर भी थे। ठीक है, तो उनको अलॉटमेंट वगैरह नहीं मिली होगी, तो उनको रिफंड करना था, पर उनको रिफंड कैसे किया? बाय द वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट टुवर्ड्स द ड्यूज पेबल बाय हिम टू द कंपनी। अब उसने कंपनी के कोई 5 लाख देने होंगे, तो हुआ क्या मैं बताता हूं। एक कोई मिस्टर खन्ना है, ये कंपनी है, खन्ना जी ने कंपनी में 5 लाख की एप्लीकेशन मनी भेजी, बट किसी कारणवश उनका 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 कुछ कुछ ऐसा सीन हो गया कि उनको अलॉटमेंट नहीं हुई। जब उनको अलॉटमेंट नहीं हुई तो कंपनी ने, अब उनको रिफंड करना था ना, तो कंपनी ने बोला अरे खन्ना जी सुनो सुनो, आप तो हमारे कस्टमर भी हो, तो अगर आप हमारे कस्टमर भी हो ना, तो आप हमने आपसे 5 लाख रुपए लेने हैं, तो एक काम करो, तुम ऐसे तो दे नहीं रहे थे, तो ये जो एप्लीकेशन मनी तुमने दी ना, हम इसको इसी के साथ सेट ऑफ मार देते हैं। वाओ, ऐसा करके इन्होंने सेट ऑफ मार दिया। कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी का था उसने बोला कि जो एंटायर अमाउंट है, 365 दिन नहीं है वो लल्लू पाखी, दिस इज फॉर 60 डेज। सुनो सुनो, तो कंपनी सेक्रेटरी जो था उसने बोला जो पूरे 50 लाख रुपए है ना, आप इसको डिपॉजिट मान लो 31 तारीख को ही, क्योंकि तुम 30 तारीख तक तो क्या नहीं कर पाए, पैसा वो सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर पाए, तो तुम एक काम करो, अगले ही दिन इसको क्या मान लो, इसको डिपॉजिट मान लो। कंपनी सेक्रेटरी ने बोला ऐसा ऐसा कर लो, आपको बताना है क्या जो कंपनी सेक्रेटरी ने बोला क्या वो वैलिड था या नहीं था। मैं बोलूंगा वैलिड नहीं था। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होता भाई, आपने 1 जून को एक्सेप्ट करा, ठीक है, फिर आपने बोला 30 जुलाई तक अगर आप अलॉट नहीं कर पाए, ठीक है, 60 दिन हो गए, बिल्कुल एग्जैक्ट 60 दिन है, जून और जुलाई 60 दिन है, ठीक है, बट इसके बाद 15 दिन रिफंड के भी तो मिलते हैं, तो 31 तारीख को डिपॉजिट कैसे मान सकते हो? पहले 15 दिन रिफंड के लिए भी तो दो कंपनी को, अगर कंपनी 15 दिन में रिफंड नहीं करती तो 16वें दिन डिपॉजिट मानना है आपको जाके। तो ये जो कंपनी सेक्रेटरी ने बोला कि इसको डिपॉजिट मान लो 31 जुलाई को, ये गलत है। हम इसको डिपॉजिट मान लेंगे कब? पर कब? अगर रिफंड नहीं करा कब? 15 दिन के बाद, तो पहले 15 दिन तो अलाउ करो। ओ, और ये बोल रहे हैं कि जो ये 5 लाख रुपए सेट ऑफ मार दिए खन्ना जी के, क्या ये सही था? नहीं, ये सही नहीं था, क्योंकि जो भी अमाउंट एडजस्ट होता है वो रिफंड नहीं होता, मतलब अमाउंट एडजस्टेड इज नॉट टू बी कॉल्ड एज रिफंड। अगर आपने अमाउंट किसी एंट्री से एडजस्ट कर दिया है उसे रिफंड नहीं माना जाएगा। लिखो लिखो आंसर लिखो, आंसर नंबर 2, एज पर रूल 21C। फिर मैं बोलूंगा क्लॉज याद कर लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। रूल 21C, ये तो अभी बार बार बोलते रहोगे ना, वैसे ही दिमाग में छप जाएगा, रूल 21C 21C 21C, वैसे ही याद हो जाएगा। क्लॉज नंबर 7, क्लॉज 7 क्या बोलता है? आगे पूरा रूल का नाम लिखना है, मैं तो बोलूंगा पूरा रूल का नाम लिखो, ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। दिस शुड बी द बेस्टेस्ट प्रेजेंटेशन। अगर मेरे से पूछो बढ़िया प्रेजेंटेशन क्या है, तो ऐसे है। और मेरे को लगता है रूल के नाम लिखने में क्या ही दिक्कत है, कंपनी लिखो, बीच में चैप्टर का नाम लिखो, साइड में रूल 2014, तो वो तो वैसे भी करते ही हो। लिखो एनी अमाउंट रिसीव्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड in respect of an offer, in respect of an offer made as per this act towards subscription to any security। आपने कोई ऑफर किया इस एक्ट के अंदर और आपको पैसा मिला सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज, सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग
share application money or advance for allotment, पेंडिंग अलॉटमेंट। या तो आपको एप्लीकेशन में नहीं मिला और अभी उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई है, या अलॉटमेंट का एडवांस मिल गया, उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई है। सो लॉन्ग एज सच अमाउंट इज allocated towards the amount due on allotment shall not be considered as deposit, shall not be considered as deposit, shall not be considered as deposit। हम उसको फिर डिपॉजिट नहीं मानेंगे। बट आगे इन्होंने क्लैरिफाई करा, लिखो क्या, where the application money, where the application money, where the application money for securities was received and such securities cannot be allotted within 60 days, 60 दिन के अंदर अंदर वो अलॉट भी नहीं हो पाई। ठीक है सर, 60 दिन के अंदर वो अलॉट भी नहीं हो पाई। एंड सच अमाउंट इज नॉट रिफंडेड, सच अमाउंट इज नॉट रिफंडेड कितने दिन के अंदर, विद इन 15 डेज, अंडरलाइन इट। 60 दिन के अंदर सर वो हमने अलॉट भी नहीं करा और 15 दिन के अंदर हमने उसे रिफंड भी नहीं करा टू सब्सक्राइबर्स, then it shall be treated as deposit, it shall be treated as deposit। हम उसको क्या मान लेंगे, हम उसको डिपॉजिट मान लेंगे। हम उसको डिपॉजिट मान लेंगे। ठीक है, आगे लिखना, इट इज क्लैरिफाइड दैट, इट इज क्लैरिफाइड दैट, क्या क्लैरिफाई किया आपने, इट इज क्लैरिफाइड दैट एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज रिफंड, एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज रिफंड। सर इसको हम क्या नहीं करेंगे, रिफंड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, यहां आप लिख लेंगे दीज आर द रेलेवेंट प्रोविजंस। ठीक है, क्लियर हो गया जी, बोलो सर। अब आओ फैक्ट्स एंड एनालिसिस पे, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। अब यहां पर क्या हुआ, लिखो, इन द गिवन केस आर एस लिमिटेड, इन द गिवन केस आर एस लिमिटेड, आर एस लिमिटेड ने क्या करा सर, आर एस लिमिटेड ने रिसीव करे 50 लाख रुपए, रिसीव्ड ₹50 लाख एज शेयर एप्लीकेशन मनी। कब रिसीव करे, ऑन 1st of June 2019, on 1st of June 2019 the company failed to allot securities within time। On 30th July 2019 company also adjusted, कंपनी ऑल्सो एडजस्टेड, एक कांड और कर दिया, क्या कांड कर दिया, एडजस्टमेंट मार दी। कंपनी ऑल्सो एडजस्टेड अमाउंट ऑफ ₹5 लाख मिस्टर खन्ना टूवर्ड्स सम्स ड्यू बाय हिम टू कंपनी। तो हम यहां पे लिखेंगे कंक्लूजन। हमारा कंक्लूजन क्या है सर लिखो पहला, इफ एनी एप्लीकेशन मनी, इफ एनी एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेड विद इन 15 days from completion of
60 days, ये ऊपर भी लिख लेना, यहां भी लिख लेना 15 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ 60 days। 15 दिन कहां से देखने होते हैं, जहां आपके वो 60 दिन कंप्लीट हुए वहां से 15 दिन देखने होते हैं। समझ गए ना, यहां पे पैसा आया आपके पास तो यहां 60 दिन के अंदर अलॉट कर दो, ये नहीं हो पाया तो 15 दिन में रिफंड कर दो, यहां नहीं हो तो 16वें दिन डिपॉजिट माना जाता है वो। क्या है, ठीक है सर। फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ 60 days then such amount shall be treated as deposit, then such amount shall be treated as deposit। सर हम उसको क्या मान के चलेंगे, डिपॉजिट मान के चलेंगे, ठीक है, हम उसको डिपॉजिट मान लेंगे। आगे सुनना, इन द क्वेश्चन द लिमिट ऑफ 60 days, 60 days की लिमिट कब खत्म हुई, एंडेड ऑन 31st जुलाई 2019। ये एंड होगी सर 31 जुलाई 2019 को। एंड द कंपनी विल बी हैविंग 15 days to refund the amount, 15 days to refund the amount। कंपनी के पास सर अभी भी कितने दिन होंगे, अभी भी 15 दिन होंगे, क्या करने के लिए, रिफंड करने के लिए। ऑन लैप्स ऑफ 15 days, on lapse of 15 days the amount not refunded shall be treated as deposit। जब 15 दिन लैप्स हो जाएंगे तो जो पैसा नहीं गया होगा उसको हम डिपॉजिट मानेंगे, तो हम लिखेंगे द कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ RS लिमिटेड इज नॉट करेक्ट in treating 50 lakh as deposit on 31st July 2019। उसी दिन वो बंदा पूरा 50 लाख डिपॉजिट मानने बैठ गया तो वो गलत है। CS साहब से यहां पे क्या होगी, गलती हो गई। और सेकंड कंक्लूजन क्या लिखोगे, सेकंड कंक्लूजन लिखेंगे सर, लिखो एडजस्टमेंट of amount for any other purpose is not to be treated as a refund। अगर हम अमाउंट को एडजस्ट करते हैं किसी और पर्पस के लिए, हम उसको रिफंड ट्रीट नहीं करेंगे। सो अमाउंट ऑफ 5 लाख adjusted against payment due from Mr. Khanna cannot be treated as refund। उसको सर हम रिफंड नहीं मानेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है, टेल मी फास्ट, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, चुच्चे हैं, जल्दी जल्दी से बोलते हैं, फटाफट बोलो। क्या है हमको समझ में आ गया है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आ जाओ जी। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, MTP में, अक्टूबर 23 मार्च, बतेरी बार, एक बार तो एग्जाम में भी आया हुआ, ठीक है। एंड इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। अब सुनना जरा आराम से, क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रमोटर्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। ये प्रोविजन भी समझा दूंगा, ये प्रोविजन कई बच्चे ऐसे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ये वाला पॉइंट ही समझ में नहीं आता, भूल कर है। ये बोल रहे द प्रमोटर ऑफ ग्रीन लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन
टू द कंपनी इन फुलफिलमेंट ऑफ द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड बाय द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर ग्रांटिंग लोन। अब ये प्रोविजन किस पे बेस्ड है मैं बताता हूं। ये प्रोविजन बेस्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या बोलता है, सुनना मेरी बात आराम से, ये पॉइंट समझो पहले। ये जो क्लॉज नंबर 14 है ना, जो अकॉर्डिंगली लॉ के हिसाब से क्लॉज नंबर 13 होगा, ये क्लॉज क्या बोलता है, ये क्लॉज अगर आप पढ़ के देखोगे ना तो हमको कुछ भी कख समझ नहीं आएगा। एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय प्रमोटर फलाना फलाना फलाना, इसको छोड़ो, मैं तुमको प्रॉपर क्लॉज समझाता हूं पहले। ये क्लॉज क्या बोलता है, ये क्लॉज ये बोलता है, सपोज करना कि कोई एक कंपनी है, वो गई बैंक से लोन लेने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने। जिससे आप लोन लेने गए उन्होंने बोला कि हम तुमको लोन तो दे देंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, बट पहले तुम अपने प्रमोटर्स को बोलो कि कुछ कंट्रीब्यूशन वो भी करें फाइनेंस में, यानी कि कुछ वो भी आपको पैसे दें। और जो प्रमोटर आपको पैसे देगा ना, वो पैसे देना चाहिए आपको बाय द वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। तो प्रमोटर आपको पैसे देगा बाय द वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। कंडीशन ये डाली गई, यानी प्रमोटर मर्जी से लोन दे रहा है या अंडर एन ऑब्लिगेशन दे रहा है, अंडर एन ऑब्लिगेशन दे रहा है, अंडर एन ऑब्लिगेशन दे रहा है, क्योंकि उसने कंडीशन डाल दी, किसने, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने। तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अगर उस कंपनी के ऊपर ये कंडीशन डाल रहा है कि हम तुम्हें लोन तब देंगे जब तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें अनसिक्योर्ड लोन देगा, और वो अनसिक्योर्ड लोन, पहली बात तो कंडीशन ये है कि वो तुम्हें इस कंडीशन के बेस पे अनसिक्योर्ड लोन देगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वो लोन वो खुद दे सकता है या उसके रिलेटिव दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं, मतलब बोथ। तीसरी कंडीशन ये है कि हम लोन जो तुमको प्रमोटर से लोन मिल रहा है, तीसरी कंडीशन ये है प्रमोटर से जो लोन मिल रहा है इस लोन को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कब तक, जब तक बैंक का लोन रीपे नहीं हो जाता, टिल द टाइम बैंक का लोन रीपे नहीं हो जाता। बैंक का लोन रीपे हो गया ना, तो बैंक का लोन रीपे होने के बाद उसके बाद फिर इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। वंस द लोन ऑफ बैंक इज रीपेड और दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने कंडीशन डाली थी उसका लोन रीपे हो गया ना, उसके बाद फिर अगले दिन से ये वाला अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये तुम देख लेना, ठीक है। ये वाले पॉइंट में तरुण प्रमोटर है, वो डायरेक्टर वाला पॉइंट ऊपर होता है, ये रहा वो डायरेक्टर का, ये रहा कि प्राइवेट कंपनी से मिला या पब्लिक कंपनी से मिला डायरेक्टर एंड ऑल दैट, ठीक है। चलो ये प्रोविजन समझ में आया। अब इसका आंसर लिखते हैं। ओ भाई क्या हो गया तेरे को, इसको अपने आप ही डांस आ रहा है, सुनो, ठीक है, ब्लर हो गया था कुछ, सुनना। आंसर नंबर 3 लिखते हैं, लिखो लिखो आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, ठीक है। नहीं ठीक है, अभी ठीक है भाई, ठीक है। गए 10,000, मेरे को भी ऐसे लगा था गए 10,000, 10 भी नहीं 11, ठीक है अभी ठीक है वैसे। सुनो, सुनो ना, आंसर नंबर 3 एज पर रूल। मैंने ना अभी चैट में मैसेज डाला कि आज मैं क्लास प्राइवेट कर दूंगा क्योंकि तुम लोग तो आए नहीं। तो किसी ने बोला होगा भाई साहब ये का तरीका, धड़ गिर गया एकदम। नहीं हो रही, नहीं हो रही भाई, सुनो इधर, नहीं हो रही प्राइवेट, ये भगवान, सॉरी। एज पर रूल 2 सब रूल 1 सी ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। ठीक है, आगे सुनना। एनी अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स, लिख लो निकम्मो, लिख लो नलायकों। एनी अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स बाय अनसिक्योर्ड लोन बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन ड्यू टू अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है एक तरीके से आपके ऊपर एक शर्त डाल दी गई है। शर्त किसने डाली है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ने। ड्यू टू अ स्टिपुलेशन ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और बैंक। बस करो अब, हंसते ही रहोगे पागलों की तरह, लिख लो, सही जा रहे हैं। बैंक शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर फॉलोइंग कंडीशंस क्या कर दी जाती हैं, फुलफिल कर दी जाती हैं। क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है, पहला, लोन इज ब्रॉट ड्यू टू स्टिपुलेशन ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और बैंक
तुम अपनी मर्जी से नहीं लाए, उसने तुम्हें शर्त डाली तो तुम लेके आए। सेकंड, लोन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय, लोन कौन प्रोवाइड करेगा? या तो प्रमोटर खुद, बाय प्रमोटर्स, और बाय देयर रिश्तेदार। रिलेटिव कौन होते हैं? रिलेटिव कौन होते हैं यहाँ पे? हु आर द रिलेटिव्स? वही जो स्टार्टिंग में प्रीलिमिनरी वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं रिलेटिव्स, वही रिलेटिव्स हैं। और बाय देयर रिलेटिव्स, और बाय बोथ, और बाय बोथ। एंड सच एग्जेम्पशन मतलब, सच एग्जेम्पशन मतलब ये जो लोन हम डिपॉजिट नहीं मान रहे हैं, सच एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल, शैल बी अवेलेबल। अरे कोई लेफ्ट हैंड, ओ भाई ये क्या तरीका है, सारे लॉ के टीचर लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ये राइट है भाई मेरा, वो ऐसे फ्लिप हुआ होगा तो क्या पता नहीं क्या। सच एग्जाम्पशन शैल बी अवेलेबल ओनली टिल द लोन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आर रीपेड, नॉट देयर आफ्टर। ठीक है जी, तो आपको बेनिफिट तब तक मिलेगा जब तक आप बैंक का लोन रीपे नहीं कर देते, उसके बाद नहीं। ओ आगे लिखो, कंक्लूजन, कंक्लूजन, अनसिक्योर्ड लोन गिवन बाय प्रमोटर्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या था? ग्रीन लिमिटेड, प्रमोटर्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड, प्रमोटर्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड, प्रमोटर्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड will not be treated as deposit। इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा सर, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज लोन इज अनसिक्योर्ड लोन, brought due to stipulation imposed by स्टेट इंडस्ट्रियल, वो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो भी है इसका नाम, स्टेट, हाँ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने शर्त लगाई थी इसलिए हमने लिखा बाय SIDCL, बाय प्रमोटर्स themselves। तो हम इसको क्या नहीं करेंगे, लोन इसको डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। बस ये छोटू सा क्वेश्चन था, और ये दिस क्वेश्चन केम इन जुलाई 21 एग्जामिनेशन ऑफ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, सोचो मुफ्त के नंबर है। और मेरे को लगता है ये चैप्टर से कुछ लोगों को ना पता नहीं क्या पर्सनल ऐसा प्रॉब्लम है, बट दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इजी, सच्ची में दिस इज वेरी इजी। मेरे को चैप्टर इतना प्यारा लगता है ना, एक तो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है, इतना कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। इस पूरे चैप्टर में मिला जुला के मैं बोलूंगा ना, तो बाकी चैप्टर्स के मुकाबले 10 पॉइंट मुश्किल से निकलेंगे ऐसे, जो बहुत ट्रिकी पॉइंट्स होंगे, मतलब जो बहुत भारी वाले पॉइंट होंगे जिनमें तुमको ध्यान रखना है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में ऐसा कोई वो वाला पॉइंट है कि ओ ये तो ध्यान रखने वाली चीज है। 10-11 पॉइंट मुश्किल से निकलेंगे, अदरवाइज फुल फ्लेज चैप्टर एकदम मक्खन है। चले आगे, लो जी क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन। पॉइंट थर्ड एक बार एक्सप्लेन कर दो। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि देखो ये तो समझ में आ गया कि उसको लोन क्यों मिल रहा है, कंपनी को लोन क्यों दे रहा है प्रमोटर, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन ने शर्त लगाई थी इसलिए दे रहा है। ठीक है, शर्त लगाई थी मतलब उसने शर्त रखी थी कि बैंक तुम्हें लोन तब देगा जब वो देगा प्रमोटर, तो प्रमोटर ने इसलिए अनसिक्योर्ड लोन दिया। दूसरा, वो लोन या तो प्रमोटर खुद दे सकता है या रिलेटिव दे सकता है या दोनों मिलकर दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो प्रमोटर ने कंपनी को लोन दिया ना, वो वाले अमाउंट को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, पर कब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमने जो बैंक से लोन लिया है वो रीपे ना हो जाए। Once the loan which was obtained from the bank or that financial institution, once that is repaid ना, तो ये वाला अमाउंट अगर आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग हुआ तो फिर हम उसको डिपॉजिट मानने लग जाएंगे। द एग्जाम्पशन इज ऑन दिस अमाउंट वट यू हैव गॉट फ्रॉम द प्रमोटर। आपको एग्जाम्पशन कौन से अमाउंट पे मिल रही है? जो प्रमोटर से मिला कंपनी को। और ये कब तक नहीं माना जाएगा? ये तब तक डिपॉजिट नहीं माना जा रहा जब तक उसका लोन आउटस्टैंडिंग है, बैंक वाले का। उसका लोन जब तक रीपे नहीं हो जाता इसको नहीं मानेंगे। समझे बात? चलो क्वेश्चन नंबर 4। विक्की भैया, विक्की लिमिटेड, विक्की लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल। ठीक है, ये कंपनी क्या बनाती है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है। ठीक है, जो मर्जी बनाते रहो। इट इज मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। बहुत बढ़िया, फालतू की कहानी लिखेगा। हमने पूछा कि प्रोफेशनल मैनेजर मैनेज करते हैं या अनप्रोफेशनल लोग हमने पूछा नहीं ना।
बट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट एलडीआर, वेरी इंपॉर्टेंट एलडीआर। मैं बोल रहा हूं लास्ट डे रिवीजन, ये क्वेश्चन जरूर 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 देख के जाना है, जरूर देख के जाना है। टेस्ट कल है चैप्टर 2 और 8 का, 2 इनकॉर्पोरेशन 8 डिविडेंड। ठीक है रोमिका जी, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना है, बता रहा हूं, वरना ये क्वेश्चन में 1,00,000% मैं बोल रहा हूं गलती करके आओगे और आंसर गलत निकाल के आओगे, इसका न्यूमेरिकल पक्का गलत करके आओगे। ठीक है विक्की लिमिटेड, ठीक है। तो अब आगे सुनना, कंपनी हैज नॉट मेड डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ स्टैट, ओहो अच्छी अच्छी कंपनी है, स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट कर रही है, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर सब इसने पे कर रखा है, एकदम कोई डिफॉल्ट नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया। द कंपनी एडवर्टाइज सर्कुलर इन द न्यूज़पेपर डेटेड 20 सितंबर 2020, बताओ 20 सितंबर 2020 को कंपनी ने न्यूज़पेपर में सर्कुलर डाला कि हमको डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है। अच्छा ठीक है, अब आप हमें बताओ 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट के हिसाब से आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 70 करोड़, ठीक है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 20 करोड़, ठीक है सर। फ्री रिजर्व कितना है, 20 करोड़, ठीक है सर। तो मैं बोलूं 70 और 20, 90 90 और 20 110, तो मैं इन तीनों पे ही परसेंटेज निकालता हूं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, मेरे को अभी इसका कुछ नहीं करना, ओके। द कंपनी इन द एडवर्टीजमेंट इनवाइटेड पब्लिक डिपॉजिट, अब ध्यान रखना कंपनी ने किससे डिपॉजिट मांगी है, पब्लिक से। हेलो हेलो, सावधान, खतरे की घंटी। कंपनी ने डिपॉजिट मांगी है किससे, पब्लिक से, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और दो प्लान लेकर आई है, बोले दो प्रकार की स्कीम है, एक स्कीम है 4 महीने की और एक स्कीम है 36 महीने की, दो स्कीम हम लेकर आए हैं, वन इज फॉर 4 मंथ्स एंड वन इज फॉर 36 मंथ्स। क्वेश्चन आपसे पूछता है, पहले तो ये बताओ एलिजिबल कंपनी क्या होता है। अब ऊपर वाला पूरा केस गया भाड़ में, पूरा केस गया भाड़ में। पहला वाला क्वेश्चन इज पहला वाला क्वेश्चन इज, ओके दिव्यांका, पहला वाला क्वेश्चन इज एलिजिबल कंपनी क्या होती है। तो ये तो ऊपर वाले किसी चीज से डील ही नहीं करेगा, सीधा सीधा प्रोविजन पूछ रहा है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी का प्रोविजन बता दो, बता देना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर प्लान ए एंड प्लान बी एज पर द बैलेंस इज गिवन। अब आपको क्या करना है, ये बैलेंस शीट की वैल्यूज को देखते हुए दोनों प्लान्स के हिसाब से ये बताना है कि आप कितना कितना पैसा दोनों प्लान के अंतर्गत उठा सकते हो, ओके। और फिर ये भी बताओ, अगर ये कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो फिर क्या होता। वाओ, सो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, काफी सारी चीजें हैं, बट मैं आपको इस क्वेश्चन में एक छुपा हुआ प्रोविजन और बताता हूं। इन्होंने बोला है दो स्कीम आप लेके आए हो, प्लान ए प्लान बी। प्लान बी आई एम ओके विद इट, 36 मंथ्स का है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द डिपॉजिट जो होती है वो मिनिमम 6 मंथ होती है और मैक्सिमम 36 मंथ्स होती है। इज इट क्लियर, यस सर, दैट वी गॉट, बट मिनिमम इट शुड बी फॉर 6 मंथ, मिनिमम इट शुड बी फॉर 6 मंथ। पर लॉ बोलता है 6 महीने से कम के लिए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म फंडिंग चाहिए, बट वहां पर दो कंडीशंस आ जाती हैं। दो कंडीशंस क्या आती हैं, कंडीशन नंबर 1 ये आती है कि उस केस में आपकी डिपॉजिट तब भी कम से कम 3 महीने के लिए तो होगी, 3 से ज्यादा के लिए तो हो ही नहीं सकती। अगर ये यहां पे लिख देता ना 2 महीने के लिए करिए, तो मैं बोलता ये वाला प्लान ही इन नॉन कंप्लायंस में है, क्योंकि 3 से कम तो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो भैया 6 और 36 के बीच में होना चाहिए, 6 महीने कम से कम, 36 महीने सबसे ज्यादा मैक्सिमम। आप 6 से नीचे जाना चाहते हो जाओ, बट 6 से नीचे आप 3 से तो नीचे जा ही नहीं सकते, मेरी बात समझ रहे हो। कम से कम 3 मंथ का मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए, यस और नो, यस सर। और वो भी फिर क्या बोलता है, फिर उस केस में आप वो 15-25 वो सब छोड़ो बकवास, आप पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए का मैक्सिमम 10% उठा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। फिर आप मैक्सिमम 10% उठा सकते हो। ये जो 4 महीने वाले डिपॉजिट है ना, इसके लिए आप मैक्सिमम 10% उठा सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं उठा सकते। प्राइवेट कंपनी की तो बेटा बात ही नहीं हो रही है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी नहीं। ये तो कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को तो प्राइवेट कंपनी को तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड ही नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने अभी तक जितना जितना सारा प्रोविजन बताया, मेरे को एक बार एक एक बच्चा, हर एक बच्चा चैट पे लिख के बोल दो डन, क्लियर, कुछ भी लिख दो, डन लिख दो, क्लियर लिख दो, क्योंकि ये प्रोविजन समझ में आना बड़ा जरूरी है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आई एम सेइंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आज भी वो स्कीम एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। लाइक पे 5 नंबर फालतू, कमेंट पे 10 नंबर, सब्सक्राइब पे तो पास भाई, तुम पास एकदम, ठीक है। चलो अब मेरे साथ आंसर लिखो। पहले क्या लिख रहा है, प्रोविजन पूछ रहा है पब्लिक एलिजिबल कंपनी का, ठीक है, पूछो, पूछ भाई, हम भी लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4 लिखो, एज पर रूल 21E। अब ये इतना याद ना रहे तो कोई बात नहीं, फिर कैसे लिखना, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 एलिजिबल पब्लिक कंपनीज फलानी फलानी कंपनी, तो ऐसे लिख देना। समझे मेरी बात। अगर ये रूल याद रहे अच्छी बात, ना याद रहे तो ओके।
एज पर रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज ई ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ कंपनीज acceptance of deposit rules 2014 eligible company means, ये मैं आंसर लिख रहा हूं किसका, फर्स्ट का. eligible company means a public company having net worth of रुपीज 100 करोड़ और मोर. टर्नओवर बताना कितना होता है, एक बार चैट पे टर्नओवर बताना. हाँ सिर्फ रूल 2 लिख सकते हैं. यस यू कैन राइट इट लाइक दैट, एज पर रूल 2 ऑफ द कंपनीज फलाना फलाना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल. हाँ जी नेटवर्थ बताओ, नेटवर्थ बताओ जल्दी कितनी होती है. नेटवर्थ तो 100 करोड़. टर्नओवर कितना होता है सर, टर्नओवर होता है 500 करोड़ या उससे ज्यादा. और दोनों के बीच में और है या एंड है, और है. दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए. और टर्नओवर ऑफ रुपीज 500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर ऑफ रुपीज 500 करोड़ और मोर. एंड एक तो ये कंडीशन होगी कि उसका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए. एंड 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 कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर. क्या पास कराना पड़ेगा, OR/SR. जल्दी बोलो, OR या SR. शेयर होल्डर से क्या चाहिए, OR या SR. सर SR पास कराना पड़ेगा बाय वे ऑफ SR इन जनरल मीटिंग, बाय वे ऑफ SR इन जनरल मीटिंग. एंड ऑल्सो फाइल्ड द सेड रेजोल्यूशन टू ROC. और हमने ये रेजोल्यूशन ROC को भी फाइल कर दिया हो. सेड रेजोल्यूशन टू ROC बिफोर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. ठीक है जी, बोलो. चच बच्चे हैं, जल्दी जल्दी से बोलते हैं. क्लियर. अब आ जाओ यहां पर देखो, कंपनी की नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ विक्की लिमिटेड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. सेक्शन कोड करना चाहो 2 क्लॉज 57 कर सकते हो अगर याद हो तो. नेटवर्थ का सेक्शन अगर याद हो तो सेक्शन 2 क्लॉज 57 अगर यहां पर कोड करना चाहो तो कर सकते हो. OR भी था एक केस में. वो OR वाली लाइन ये होती है कि अगर आपकी जो डिपॉजिट्स हैं वो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की लिमिट के अंदर अंदर होती हैं तो फिर यह SR की जगह OR से काम चल जाता है. अगर आपकी डिपॉजिट सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की लिमिट के अंदर है, वो जो बोरविंग्स है आपकी, तो देन इन दैट केस फिर यहां SR की जगह OR से काम चल जाता है. वो लाइन डालने की जरूरत है नहीं है वैसे. नेटवर्थ ऑफ विक्की लिमिटेड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. अब इसकी नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करोगे. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेटवर्थ ऑफ दिस कंपनी, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट द नेटवर्थ एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 57. इफ यू आर एबल टू रिकॉल दैट सेक्शन, राइट इट डाउन. नहीं याद आ रहा छोड़ दो. ठीक है. लिखो, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 70 करोड़. फिर उसके बाद फ्री रिजर्व कितना है, 20 करोड़. SPA कितना है, 20 करोड़. तो नेटवर्थ आ गई 110 करोड़. तो हम यहां लिखेंगे एज नेटवर्थ इज in excess of 100 CR. So Vicky Limited is a eligible public company. Is a eligible public company. तो सर ये एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है. हो गया यहां तक. चलो आगे, चलो सर आगे सुनना. टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स. अभी फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, गवर्नमेंट वाला लास्ट में आएगा. टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स. Company is permitted to accept deposits which company is not, यहां नॉट लिख लेना प्लीज, यहां पर नॉट लिख लेना. कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल ऑन डिमांड. जो डिपॉजिट्स आपकी रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब सामने वाला डिपॉजिट होल्डर आकर तुमको कभी भी बोलेगा लाओ पैसे वापस करो, ऐसे नहीं होता. रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसी कोई डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. और और पेबल इन लेस देन 6 मंथ.
या ऐसी कोई डिपॉजिट आप इश्यू नहीं करोगे जो 6 महीने से कम में पे हो जाए, जो 6 महीने से कम में पे हो जाए। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 36 मंथ्स, कैन नॉट एक्सीड 36 मंथ्स। हम इसको 36 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। क्लियर सर? क्लियर। फिर यहां लिखना एक्सेप्शन फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स अ कंपनी may accept deposit for repayment earlier than 6 months, earlier than 6 months, earlier than 6 months, subject to फॉलोइंग कंडीशन। पर इसमें कंडीशंस क्या लग जाएंगी? फर्स्ट, मैक्सिमम डिपॉजिट्स इन सच केस शैल नॉट एक्सीड, मैक्सिमम डिपॉजिट्स इन दैट केस शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए। और सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या होगी सर? दूसरी कंडीशन ये होगी कि 3 महीने तो कम से कम होंगे। लिखो दूसरी कंडीशन, सच डिपॉजिट मस्ट नॉट बी रीपेबल अर्लियर देन 3 मंथ्स। 3 महीने से पहले हम उसको क्या नहीं करेंगे? 3 महीने से पहले हम उसको रीपे नहीं करेंगे। ठीक है सर। आगे लिखो, फिर लिखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। अब हम करेंगे कैलकुलेशन, कितना कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और ये कैलकुलेशन समझ लेना आराम से, क्योंकि यही गड़बड़ होगी। लिखो एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी इज permitted to accept or renew deposits from public but the amount of such deposit together with amount of existing deposits जो अभी आपके पास पड़ी हैं और जितना आप उठाना चाह रहे हो, ओवरऑल मिला के तुमको कितना अलाउड होता है? पब्लिक से कितना अलाउड होता है? 25%। मेंबर से कितना अलाउड होता है? 10%। हेलो, इधर सुनो, जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है ना सर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं, एलिजिबल पब्लिक कहां गया भाई? एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए लिमिट होती है मेंबर से 10 और पब्लिक से 25। मेंबर से कितना कर सकते हो? 10। पब्लिक से कितना कर सकते हो? 25। ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी की लिमिट है। फिर एक चीज और ध्यान रखना, क्या इन दोनों को मिला के मैं बोलूं 35 है तो मैं इसमें 8% कर लूं, इसमें 27% कर लूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। इन दोनों में अलग अलग ही देखना है भाई। ये 10 और 25 इन दोनों में अलग अलग ही देखना है, ये प्लीज ध्यान रखना। हो सकता है वो ऐसा क्वेश्चन बना दे और आपको फंसा दे कि यहां पर 8 कर दो, यहां 27 कर दो, टोटल तो 35 ही है ना। नहीं, ये अलाउड नहीं होता। गवर्नमेंट कंपनी के केस में अलाउड होता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी होती ना, ये गवर्नमेंट होती तो टोटल 35 देखते हैं, फिर तुम कैसे भी करो, मेंबर से 10 लो, 12 लो, उधर से 23 लो, मिला के 35 कर लो, वो तुम्हारी सिरदर्दी है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में इट इज 35। वहां पर ये वाला लफड़ा नहीं होता 25-10 वाला, ठीक है। बट यहां पर 25-10 वाला लफड़ा होगा, ये ध्यान रखना। ओके, आगे सुनो। सच डिपॉजिट टुगेदर विद अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिट कैन नॉट exceed 25% of aggregate of paid up share capital plus free reserve plus SPA। paid up share capital plus free reserve plus
एसपीए। पूरा लिखा करो, मतलब इसको प्लस प्लस करके मत लिखा करो, आंसर में पूरा लिखना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड एसपीए। क्योंकि हमने यहां पर ऐसे लिख लिया ना, या तो फिर इसको तरीका ऐसे होता, मैं एग्रीगेट ना लिखता, मैं सीधा यहां पे करके क्या लिख देता, 25% ऑफ, फिर ये वाले तीनों चीज डाल देता, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए, या तो ऐसे कर देता मैं। बट अगर यहाँ पे लिख दिया एग्रीगेट तो फिर यहाँ प्लस 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 मत करा करो, ठीक है? ठीक है सर। लिखो फॉर प्लान ए। अब प्लान ए कितने महीने का था? 4 महीने का। तो इसके लिए तो कंडीशन लगेगी 10% से ऊपर। 10% से ऊपर आप नहीं ले सकते। मैक्सिमम डिपॉजिट्स शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए। तो अगर मैं निकालू 10% ऑफ 110 CR, दैट इज 11 CR। तो इसके लिए तो आप 11 CR ले सकते हो, ठीक है? पहला हो गया। सेकंड, प्लान बी, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। प्लान बी, गलती करोगे, मैं बता रहा हूं, यहां पे गलती होगी पेपर में और गलत करके आओगे, तुम आके बोलोगे सौ पेपर में वही क्वेश्चन आया था, एकदम मक्खन नंबर आएंगे, तो तुम्हारे को लगेगा ये क्या हो गया, क्योंकि प्लान बी में तुम गड़बड़ करोगे। क्या? मैक्सिमम डिपॉजिट्स शैल नॉट एक्सीड, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, बस इतना लिखो, मैक्सिमम डिपॉजिट्स 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए माइनस 11 करोड़। ये तुम माइनस नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं तुमको, ये गलती कर दोगे, यहां तुम 11 करोड़ माइनस नहीं करोगे। और क्यों हुआ मैं बताता हूं। 25% ऑफ 110 करोड़ माइनस 11 करोड़। ये 11 करोड़ क्यों माइनस कर दिए सर? 25% कर तो सकते हैं, अरे भाई ओवरऑल तो 25 ही कर सकते हो। एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से मैक्सिमम कितना एक्सेप्ट कर सकती है? 25%। तो उस 25% की लिमिट निकाल लो, उसमें से ये तो तुम ऑलरेडी 4 महीने के प्लान के लिए कर चुके हो, तो बचा हुआ ही तो और कर पाओगे। कुछ समझ में आया? तो दिस 11 करोड़ इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। प्लीज इसको मत छोड़ना, आप ये नहीं करोगे, मेरे को पता है मोस्टली बच्चे, अगर मैं क्वेश्चन ना कराता, पेपर में आ गया ना, सीधा क्या करके आएंगे, इस वाले के लिए तो हम 10% कर सकते हैं, इसके लिए हम 25% कर सकते हैं। अरे भाई 25% आप टोटल कर सकते हो, पब्लिक से आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हो? 25%। ये अमाउंट आया 110 करोड़ का, 25% निकालो पहले, तो कितना आएगा? 110 का 25% आएगा तुम्हारा 22, 27.5, 27.5। तो तुम्हें लगेगा 27.5 करोड़ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, आई एग्री। पर उस 27.5 करोड़ में से ये 11 करोड़ कर तो लिए प्लान ए वाले, तो बचा हुआ कर पाओगे? समझे मेरी बात? मेरे को जल्दी बोलो चैट पे, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ये आएगा आपका 16.5 करोड़। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मोस्टली लोग गलती करते हैं, इसको मार्क कर लेना टाइम स्टैम्प कहीं पे भी, कि ये गलती तुम करोगे, इसको तुम्हें ध्यान रखना बाद में भी, ठीक है? ठीक है सर। बट यही अगर मैं बोलता कि अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होती, अब मैं आ रहा हूं पॉइंट 2 पे। इन केस विक्की लिमिटेड इज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, अगर ये होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी होती, अगर ये होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी होती, सो इट कैन एक्सेप्ट, इट कैन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट together with amount of existing deposits up to 35% of paid up share capital plus free reserve plus SPA। और अब यहां पर हम सीधा ऐसे निकाल देंगे, बोल रहा है अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो प्लान बी के लिए सिर्फ कितना एक्सेप्ट करती? प्लान बी के लिए, तो प्लान बी 36 महीने का ही होता, तो हम बोलते फॉर प्लान बी मैक्सिमम डिपॉजिट्स 35% ऑफ 110 CR। 110 का 35% कितना आएगा? 11 33 5 35 5.5 38.5 रुपीज, 38.5 CR। वाओ, सुपर सुपर क्वेश्चन। इसके अगला क्वेश्चन भी अच्छा है,
बट दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड. समझ में आया? दिमाग में गई कुछ बात? ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझ भी आंदा है? की कर रहे हो तुसी? उत्तर जी. चले आगे. चलो सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज परफेक्ट लिमिटेड कंपनी. वाओ, ये कंपनी है और इसने क्या करा, 100 करोड़ की डिपॉजिट उठाई. कब? 30 जून 2021 को. बहुत बढ़िया. फ्रॉम द पब्लिक ऑन इंटरेस्ट 12% पर एनम, रीपेबल आफ्टर 3 ईयर. हाँ तो सही है, 3 साल 36 महीने मतलब. चार्जेस क्रिएट कर दिए कंपनी ने इन द फेवर ऑफ ट्रस्टी. तो सिक्योर्ड डिपॉजिट उठाई है तो ट्रस्टी के फेवर में चार्ज क्रिएट करा. कौन सी एसेट पे चार्ज क्रिएट करा है? वाओ, लैंड एंड बिल्डिंग ओके, प्लांट एंड मशीनरी ओके, फैक्ट्री शेड ओके, ट्रेडमार्क ओ इस पे नहीं करना था, गुडविल पे नहीं करना था. ये तो अलाउड ही नहीं होते क्योंकि आपको सिर्फ टैंजिबल एसेट्स पे क्रिएट करना होता है चार्ज. एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ चार्जेस क्रिएटेड. बताओ अब चार्जेस क्रिएटेड जो आपने किए हैं क्या वो वैलिड हैं या नहीं है? तो हम लिखेंगे आंसर. आंसर नंबर 5. लिखो आंसर नंबर 5. एज पर सेक्शन 76 प्रोवाइजो 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. एज पर सेक्शन 76 proviso second of Companies Act 2013, every company which accepts deposits from public, which accept secured deposit from public, secured deposits from पब्लिक. अगर आप सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो फ्रॉम पब्लिक, शैल विद इन 30 days of acceptance of deposit, शैल विद इन 30 days of acceptance of deposit, एक्सेप्टेंस के 30 days के अंदर अंदर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के 30 days के अंदर अंदर क्रिएट अ चार्ज, create a charge on assets. Amount of charge shall not be less than, जितने का आप चार्ज क्रिएट करोगे वो कम नहीं होना चाहिए. shall not be less than the amount of deposits accepted. आगे लिखना, एज पर रूल 6 ऑफ कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014. एज पर रूल 6 ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स लिखो, कंपनी accepting deposits shall create charge. कौन सी एसेट पे बोलो? ओनली ऑन टैंजिबल एसेट्स. और अंडरलाइन कर देना इसको कि टैंजिबल एसेट पे ही चार्ज क्रिएट होगा. वेरी गुड. आगे लिखना, सेकेंड पॉइंट इज टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी लेस देन, ये कम नहीं होनी चाहिए किससे? अमाउंट ऑफ. ऊपर सेक्शन में तो लिखा है डिपॉजिट का अमाउंट, बट रूल में क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट का भी. टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी असेस्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर. इनकी मार्केट वैल्यू कौन निकालेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर.
देयर आर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स जो वैल्यूएशन करते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, सिक्योरिटी shall be created in favor of trustee on movable or immovable assets। इन एसेट्स पे आप क्या कर सकते हो, चार्ज क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है आता है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ, इन द गिवन केस इन्होंने पंगा ये कर दिया सर, ये पंगा इन्होंने ये कर दिया, ये पंगा करता है सर। लैंड एंड बिल्डिंग कितने दिए, 60 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी कितने दिए, 20 करोड़, फैक्ट्री शेड 20 करोड़, 60-20-20, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इस पे क्रिएट करना था चार्ज, पर इस पे तो अलाउड ही नहीं होता। तो चार्ज अलाउड किस पे, सिर्फ 3 एसेट पे तो है सर, लैंड एंड बिल्डिंग पे है, ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे और फैक्ट्री शेड पे है। तो लिखो टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। हम एक तरीके से ये मान के चलेंगे, वो भले ही तुमने चार्ज क्रिएट किया होगा पर हम उसको चार्ज नहीं मानेंगे। चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन टेंजिबल एसेट्स ओनली, चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन टेंजिबल एसेट्स ओनली। तो कितना चार्ज क्रिएट किया आपने, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फैक्ट्री शेड, दैट इज 60 करोड़ प्लस 20 CR प्लस 20 CR, टोटल कितना आएगा 100 CR। जबकि अगर मैं बोलूं अमाउंट कितना ड्यू है, टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, टोटल डिपॉजिट्स कितनी ड्यू है एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, उस पर इंटरेस्ट भी निकालना है, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो 100 करोड़ की हमने डिपॉजिट उठाई है, देखो इधर कितने की डिपॉजिट उठाई है, 100 करोड़ की, और 12% का इंटरेस्ट है 3 साल का। तो 100 करोड़ का 12% इंटरेस्ट निकाल लो, प्लस 100 CR का 12% का इंटरेस्ट 3 साल का, तो ये हो गया आपका 100 CR प्लस 36 CR, तो 136 करोड़। क्या हमारा चार्ज जो है वो बिल्कुल कंप्लायंस में क्रिएटेड है, नहीं, क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस। तो हम लिखेंगे सिंस total value of security is less than, total value of security is less than amount of deposits accepted and interest thereon, so charge so created is not valid। तो हम बोलेंगे सर जो हमने चार्ज क्रिएट किया है वो एक तरीके से वैलिड नहीं है। क्लियर बच्चे, डन डन डन, जल्दी बोलो, क्या ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है? अगर ये पेपर में आया कर लोगे? सर ये पेपर में आया हुआ है ना, नवंबर 2022 में आया हुआ है, तो वेरी मच प्रोबेबिलिटी इज देयर, क्या पता टपक जाए। तो अगर ये पेपर में आया तो क्या हम इस क्वेश्चन को लपेट देंगे? अरे सर एकदम ऐसे लपेटे मार के लपेट देंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, सेम रिपीट क्वेश्चन है पर डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है। अब आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, बट पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। एनओपी लिमिटेड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन इन 2002, एक कंपनी थी जिसका नाम था एनओपी लिमिटेड, 2002 में इनकॉर्पोरेशन करके बैठी थी। एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी ग्लास बॉटल बना के बेचते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, नेटवर्थ कंपनी की है 90 करोड़। नेटवर्थ कितनी है? 90 करोड़। टर्नओवर कितना है? 500 करोड़। भाई साहब देखो, एक तो पब्लिक कंपनी है, ऊपर से टर्नओवर भी 100 करोड़ से ज्यादा जा चुका है, 500 करोड़ से ज्यादा जा चुका है, क्योंकि 100 करोड़ की नेटवर्थ देखते हैं और 500 का टर्नओवर देखते हैं। तो इसका टर्नओवर 500 क्रॉस कर चुका है सर। क्योंकि इसका टर्नओवर 500 क्रॉस कर चुका है तो मैं बोलूं दिस इज अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। हाँ सर। कंपनी प्रपोज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन 1 फरवरी, कंपनी ने बोला हम 1 फरवरी को क्या करेंगे? डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और रीपेमेंट करेंगे 30 सितंबर 2028 को। कुछ अटपटा लग रहा है?
2024 में एक्सेप्ट करोगे, 28 में रीपे करोगे? इतना कैसे भाई? 36 महीने, 3 साल होने चाहिए थे ना, तो यहां 27 होना चाहिए था कुछ, तुम तो सितंबर 28 में कर रहे हो, तो वॉयलेशन है। ओ ओ Furthermore, the company has accepted a loan of 1.5 CR from Mr. P. Kishore, director, and the loan was to be repaid after 24 months. इन्होंने एक लोन भी एक्सेप्ट करा है मिस्टर किशोर जी से, और वो क्या है, डायरेक्टर है कंपनी के। तो ये फिर उसी पॉइंट पे लेके चला गया तुमको, डायरेक्टर वाले पॉइंट पे। यहां पर मुझे एक चीज क्लिक हो गई है कि 36 मंथ्स का तुम्हारा कोई नॉन कंप्लाइंस चल रहा है, ठीक है। कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस अमाउंट को नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखा दिया। जब इन्होंने लोन लिया था, तो लोन लेते समय मिस्टर पी किशोर जी ने कंफर्म किया था कि ये जो मैं पैसे दे रहा हूं, इट इज नॉट गिवन आउट ऑफ द फंड एक्वायर्ड बाय हिम ऑफ बोरोइंग, एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर। और इस चीज की हमने डिटेल बोर्ड रिपोर्ट में भी डाल दी थी। यानी मैं बोलूं एकदम प्रॉपर कंप्लायंस हुआ है। तो बताओ, ये जो किशोर से अमाउंट आया है, ये डिपॉजिट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं माना जाएगा एज पर क्लॉज 8। हम इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? वेदर कंपनी वॉज एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। अब आंसर कैसे लिखोगे? आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? पूरा क्राइटेरिया ऑफ द एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब मैं वही करूंगा भाई, और क्या मैं अच्छा तुम बोल रहे मैं दोबारा लिखूं प्रोविजन? हे भगवान, क्या यार टाइम पास करा रहे हो तुम। तो आपको पहले पूरा क्राइटेरिया लिखना है, किसका? एलिजिबल पब्लिक कंपनी का। फिर बोल रहा है बताओ टेन्योर क्या है, कितना टेन्योर के लिए आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर मैं बोलूंगा सेम वही टेन्योर, वाओ। फिर उसके बाद बोलता है ओके बताओ क्या टेन्योर जो कंपनी ने डिसाइड किया वो एज पर कंप्लाइंस था? मैं बोलूंगा नहीं था। फिर बोलता है क्या बताओ ये वाला पैसा आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो हम बोलेंगे सर ये वाला पैसा हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर, मतलब पैसे ले सकते हैं, बट इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो आओ हम वही करते हैं जिसके बिना हमारी क्लास अधूरी है। फटाफट से लिखो आंसर नंबर 6। और आपको पता है क्या करना है? आपको बस ऐसे ऊपर जाना है, और ऊपर जाके बस पता है क्या करना है? कुछ क्वेश्चन ढूंढना है, बस ये रहा वो वाला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? आपको जाके मेरे साथ करना है ऐसे। ये क्वेश्चन ना स्किप हो गया था, मैंने लास्ट मोमेंट पे डाला कि मैं ये करा दूंगा। ठीक है, बट कोई नहीं ना यार, अच्छे 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 नहीं हो तुम। तो पहले तो आप लिखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पब्लिक, उसकी एलिजिबल पब्लिक कंपनी, सेम वही क्राइटेरिया आ गया एलिजिबल पब्लिक कंपनी का, ठीक है सर। एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, नेटवर्थ उसकी इतनी या टर्नओवर इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा होनी चाहिए, अरे बस। और उसने एसआर पास किया हो। अब यहां पर ना वो वाली लाइन डाल देना, हाउएवर, यहां पर वो वाली लाइन डाल देना, हाउएवर if deposits are within the limits of section 180 subsection 1 clause C, then OR is sufficient। तो हमारा OR से काम चल जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हम क्या कर लेंगे? काम कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे तो इन द गिवन केस, इन द गिवन केस कंपनी का नाम क्या है? WENOP लिमिटेड। कंपनी का नाम है NOP लिमिटेड। NOP लिमिटेड इज हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज 510 CR, दैट इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज 500 CR, सो इट इज अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो ये तो सर एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। अब उसके बाद बोलता है टेन्योर बताओ क्या होगा? तो मैंने बोला टेन्योर भी मैं बता चुका हूं बच्चों को, अभी तो उन्होंने लिखा है सब कुछ, टेन्योर भी उन्होंने लिखा है, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं ये रहा। तो हम टेन्योर में लिखेंगे हम टेन्योर में लिखेंगे ये वाला पॉइंट। अब सर यहां पे हम ये वाला पॉइंट नहीं डालेंगे, एक्सेप्शन वाला? नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। उस तुमको एक्सेप्शन का काम करना है अभी यहाँ पे, नहीं ना कोई 6 महीने से नीचे वाला कोई ड्रामा करना है, नहीं। तो तुम सिर्फ उसको इतना बताओ, तुम उसको क्यों बता रहे हो एक्सेप्शन में ये होगा, 36 महीने होंगे, कम वाले में 6 से नीचे जा सकते हैं, क्यों ऐसा करना है? मुझे एक गाना याद आ गया, पता है? तुमने वो गाना सुना है, मुझे माफ करना? बस वही वाला सीन है। ठीक है, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, आप टेन्योर लिख दोगे इसके अंदर, टेन्योर लिख दिया। अब लिखो इन द गिवन केस, इन द गिवन केस कंपनी एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स
ऑन, कब एक्सेप्ट करी कंपनी ने? 1 फरवरी 2024 को, 1 फरवरी 2024, विच आर रीपेबल ऑन। और ये रीपेबल कब है? ये रीपेबल है 30 सितंबर 2028, 30 सितंबर 2028, 30 सितंबर 2028, which is not valid as the maximum period of deposits is 36 months। तो हम लिखेंगे तो कंपनी इज नॉट इन कंप्लायंस फॉर प्रोविजन ऑफ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स। कंपनी ने इसका कंप्लायंस नहीं किया है, कंपनी ने इसका कंप्लायंस नहीं किया है। और फिर सेकंड वाले पार्ट में वो सेम डायरेक्टर वाला आंसर आएगा, डिट्टो सेम डायरेक्टर वाला। ए बी सी कित्थे गया सी, जिंदगी दे मजे लैंड पब गया सी। कहाँ गया भाई? डायरेक्टर वाला कहाँ है? ये तो प्रमोटर वाला है, ये रिफंड वाला है। वो डायरेक्टर वाला कित्थे गया? ये रहा, लिखो। अब तुम एक चीज नोट करो, इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, एग्जाम में दिया, कहां से निकाला? इधर उधर से थोड़ा थोड़ा कचरम पचरम करके एक क्वेश्चन में मिला के दे दिया, बन गया क्वेश्चन। कुछ इधर से उठा लिया, कुछ इधर से उठा लिया, कुछ उधर से उठा लिया। ओल है, कॉपी नहीं हुआ है। क्या कर रहे हो यार तुम? मजे करवा रहे हो, मत बोलो ऐसे। इतने निकम्मे हैं, कह रहे हम तो बोलेंगे। दोबारा पेंसिल गिरेगी आपकी। हे भगवान, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम। हो गया हो गया। यहां लिखो, एज पर रूल 21C क्लॉज 8 ऑफ कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। कोई भी अमाउंट अगर रिसीव करती है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय, अब यहां प्राइवेट कंपनी हटा देना, यहां लिखना कंपनी, फ्रॉम डायरेक्टर is not to be considered is not to be considered as deposit as if the director furnishes a declaration that amount is not paid out of funds borrowed or accepting loan or deposit from others। and further इस चीज की हम डिस्क्लोजर देते कहां पे? बोर्ड रिपोर्ट में। तो लिखो, इन गिवन केस, बंदे का नाम क्या था? मिस्टर किशोर। इन गिवन केस मिस्टर, the said amount received by Mr. Kishore is not to be treated as deposit। इसको हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। ये लो, ये आंसर है। बाद में एक बारी स्क्रीन रोक के आराम से प्रॉपर लिख लेना। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट का है। दिस इज पार्ट नंबर 1 एंड दैट इज पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया, काफी बार आया हुआ है, ऑल्दो फिर मैं बोलूंगा तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम मेरे को जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दो। आ जाओ जी। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है सर, उसने अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली 50 लाख की। वाओ, जबकि उसका पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम मिलाकर कितना बैठता था? 50 लाख है। यानी एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तीनों को मिला के उसके 100% का अमाउंट उसने डिपॉजिट उठा लिया। तो प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? हाँ, प्राइवेट कंपनी 100% तक कर सकती है। ये रहा चार्ट, प्राइवेट कंपनी को अलाउड होता है इन जनरल अप टू 100%, इट इज अलाउड।
तो आप ऐसा कर सकते हो, इट इज अलाउड। दूसरा बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी जो है वो 25% से ज्यादा नहीं कर सकती। अरे 35 होता है भाई, गवर्नमेंट के लिए कितना होता है 35। लिखो आंसर, लिखो। आंसर नंबर 7, फर्स्ट पॉइंट। द स्टेटमेंट गिवन बाय, कंपनी का नाम क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, दैट अ प्राइवेट कंपनी, दैट अ प्राइवेट कंपनी may accept deposits from its members up to 50 lakh if aggregate of